हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस, साथ में हम देखेंगे एनायन गैप एंड आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। So let's dive into the acid base balance. What is acid base balance? See, our body works at a normal pH. हमारी बॉडी एक नॉर्मल pH पे काम करती है। रेंज होती है 7.35 से 7.45 तक, मीन लगा लो 7.4। अगर या तो इससे pH कम हो जाए या फिर इससे बहुत बढ़ जाए तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जो अगर नॉर्मल पीएच हो तो ये काम करते हैं। अगर पीएच बहुत कम या बहुत बढ़ जाएगी तो ढंग से काम नहीं कर पाते एंड देन आवर बॉडी गोज इनटू डिसरेगुलेशन। अगर पीएच 7.35 से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं एसिडीमिया। एसिड मीन्स एसिडिक मीडियम एंड ईमिया मीन्स इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में एसिडीमिया हो जाता है इफ़ पीएच अगर 7.35 से कम हो जाए, और अगर पीएच 7.45 से बढ़ जाए तो उसमें एल्कलीमिया हो जाता है। जब भी आपके पास कोई एबीजी की रिपोर्ट आती है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की कोई भी रिपोर्ट आपके पास आती है, आपने तीन चीज़ें देखनी है। पहली है पीएच, दूसरी है PaCO2। PaCO2 PaCO2 का मतलब है कि आपके आर्टरीज में, ए मीन्स आर्टरीज में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है CO2 गैस। नॉर्मल होता है 40 mmHg, रेंज है 35 से 45 के बीच में। एंड थर्ड चीज़ आपको देखनी है, दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस HCO3-। इसकी रेंज है 22 से 26, नॉर्मल वैल्यू है 24। अगर ये तीनों ही चीज़ें रेंज से बहुत कम हो जाएं या रेंज से बहुत बढ़ जाएं तो हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाती। अब इन चीज़ों को हैंडल कौन करता है? सी, पीएच इज डिपेंडेंट अपॉन PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट। PaCO2 इज हैंडल्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ये एक गैस है तो हमारी बॉडी में गैस इज रिमूव्ड थ्रू लंग्स। गंदी गैस है जो हमारे शरीर को बाहर निकालनी होती है। नॉर्मल वैल्यू इज 40। एंड बाइकार्बोनेट आयंस हमारे किडनी सिस्टम, रीनल सिस्टम मेंटेन करता है, जिससे वो उसको एसिडिक नहीं बनने देता। PaCO2 अपने में एक एसिडिक गैस है, वॉलेटाइल गैस है, एंड बाइकार्बोनेट आयन इज अ एल्कलाइन मीडियम। दोनों के बैलेंस से हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। अब हम देखते हैं डिटेल में कि हमारी बॉडी बैलेंस में रहती कैसी है। सी, हम विल स्टार्ट विद रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ बफर्स होते हैं जो हमारी ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी बॉडी बहुत एसिडिक बन जाए या बहुत बेसिक बन जाए। एसिडिक कब बोलेंगे? जब H+ आयन, प्रोटॉन आयन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसको एसिडिक बोलेंगे। अगर वो कम हो जाए उसको एल्कलाइन बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में कुछ बफर्स होते हैं जो एक्सेप्ट या रिलीज करते हैं प्रोटॉन आयंस को एंड हमारी बॉडी को एक न्यूट्रल पीएच पे मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, आपके आरबीसीज का हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन्स, दे आर नोन एज बफर्स। ये हमारी बॉडी को नॉर्मल पीएच पे मेंटेन करते हैं। इट रिलीजेज और एक्सेप्ट्स H+ प्रोटॉन आयंस। ठीक है। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी, CO2 इज अ वॉलेटाइल एसिड, वॉलेटाइल गैस, जिसको हमें सांस के द्वारा बाहर निकालना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ब्लड में CO2 बढ़ गया तो CO2 एक एसिडिक गैस है, वो एक एसिडिक प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो CO2 एक गैस है तो बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन्स के आर पार हो पाती है, जिससे कि वो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है मेड्यूला। ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला, उसमें एक कीमो रिसेप्टर होता है। कीमो मीन्स केमिकल को सेंस करने वाला रिसेप्टर। तो ये CO2 गैस कैन across go blood brain barrier and can enter inside the medulla and can sensitize chemoreceptors। जब हमारे कीमोरेसेप्टर्स को लगेगा कि नहीं, CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेडुला ही क्यों? बिकॉज मेडुला में आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। अगर CO2 बॉडी में बढ़ जाएगी तो बॉडी नोज कि मेरे को CO2 बाहर निकालनी है। अब CO2 बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा मेडुला, एंड दूसरा डेप्थ बढ़ाएगा। जो आप अभी नॉर्मल सांस ले रहे हैं वो सांस बहुत गहरी बन जाएंगी और बहुत तेज बन जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं स्मॉल ब्रीदिंग। आपने काफ़ी बार देखा होगा, जो भी लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस लेके आते हैं उनकी रेस्पिरेशन बहुत गहरी होती है एंड तेज होती है। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रीदिंग, जिससे कि वो CO2 बाहर वॉश आउट कर सके। CO2 बाहर निकलेगी तो एसिडिक मीडियम कम हो जाएगा एंड पेशेंट विल हैव अ नॉर्मल पीएच फिर से। सेम, अगर मेरी CO2 कम हो गई तो कीमोरेसेप्टर्स को इतना सिग्नल नहीं मिलेगा, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, डेप्थ कम हो जाएगी, जिससे कि आप CO2 फिर से नॉर्मल रेंज में ला सके एंड आपका पीएच फिर से नॉर्मल हो जाए। सो दिस इज अ रेगुलेशन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ कमिंग टू रीनल सिस्टम रेगुलेशन। रीनल सिस्टम का दो काम है। रीनल सिस्टम का काम है कि हमारे बॉडी को एसिडिक बनने से रोकना। कैसे रोकती है? दो चीज़ों से। पहला,
बाइकार्बोनेट आयंस को अपने पास एब्जॉर्ब करती है। सी हमारी बॉडी विल टेंड टू बिकम एसिडिक अगर किडनी सिस्टम नहीं होगा। तो किडनी सिस्टम का दो काम है, पहला बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करना, बिकॉज बाइकार्बोनेट ब्रिंग्स एन एल्कलाइन मीडियम। तो अगर वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी बॉडी एसिडिक नहीं बनेगी। दूसरा H+ आर एसिडिक, H+ प्रोटॉन पम्प प्रोटॉन आयंस आर एसिडिक। तो यूरिन में वो H+ आयंस को बाथरूम में निकालती है, यूरिन के अंदर निकालती है। सो दैट्स हाउ आवर kidney maintains a normal pH by reabsorbing bicarbonate ions and secreting H+ ions। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की। अगर ये जो रेगुलेट कर रहे हैं इनमें कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा। पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। सी जब भी हम बात करते हैं मेटाबॉलिक, मतलब वी आर फोकसिंग अपॉन बाइकार्बोनेट आयंस, मीन्स वी आर फोकसिंग अपॉन आवर किडनी सिस्टम। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रही है, तो इसका मतलब कि एबीजी रिपोर्ट के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस की वैल्यू कम है, उसकी संख्या कम है। नॉर्मल होती है 22 से 26, 24 तक एवरेज लगा लो। बट अगर 18, 11, 10, 15, 10 इतनी रह गई है, इसका मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है बॉडी के अंदर। बाइकार्बोनेट गिव्स एल्कलाइन मीडियम, और अगर वो कम हो गया तो इसका मतलब कि एसिडिक मीडियम में जा रही है बॉडी। एंड अगर बाइकार्बोनेट बढ़ गया तो इसका मतलब कि बॉडी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जा रही है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, सी हमारी बॉडी इतनी ढंग से बनी हुई है कि हमारी बॉडी को पता है कि कैसे अपने आप को रेगुलेट करना है। तो अगर सपोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो कंपनसेशन विल कम फ्रॉम रेस्पिरेटरी साइड। रेस्पिरेटरी एंड रीनल दे लिव इन अ कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर। अगर एक में दिक्कत आएगी तो दूसरा उसको ठीक करेगा। जैसे कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मतलब हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक हो चुका है, तो हाउ विल रेस्पिरेशन विल हेल्प टू मेंटेन अ नॉर्मल पीएच। हमारी बॉडी में एसिड बढ़ गया है तो रेस्पिरेशन क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन CO2 को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि CO2 भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो अगर CO2 को बाहर निकाल देगा तो थोड़ा बहुत एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पीएच विल ट्राई टू कम टू नॉर्मल। सेम अगर आपका बॉडी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जा रहा है, अगर HCO3 बॉडी में बढ़ गया है तो आपका बॉडी CO2 रिटेन करना शुरू कर देगा, जिससे कि CO2 विल ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ एसिडिक मीडियम, जिससे कि नॉर्मल पीएच आपका फिर से मेंटेन हो जाएगा। सेम विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मीन्स आपका CO2 की मात्रा, आपकी उसकी संख्या शरीर में बढ़ती जा रही है, तो कंपनसेशन विल कम फ्रॉम द रीनल सिस्टम। अगर CO2 बढ़ेगा तो मतलब बॉडी एसिडिक बन रही है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बाइकार्ब बनाना पड़ेगा। तो कंपनसेशन विल कम बाय इंक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द किडनीज। सेम अगर पेशेंट इज गोइंग इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मतलब CO2 कम हो गया है, पेशेंट बहुत सांसें ले रहा है, CO2 कम हो चुका है, तो उसके लिए बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज बाइकार्बोनेट, जिससे कि जो एल्कलाइन मीडियम रेस्पिरेशन की वजह से हो गया था वो बाइकार्ब कम करके थोड़ा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके विल ट्राई टू बिकम अ न्यूट्रल पीएच। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं थी जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हम इसको एक शॉर्ट में एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस मीन्स पीएच कम होगा। अब प्राइमरी चेंज क्या होगा, प्राइमरी चेंज होगा आपका बाइकार्बोनेट कम होगा। एंड सेकेंडरी चेंज क्या होगा, उस एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करने के लिए आपका रेस्पिरेटरी से CO2 भी कम आ रहा होगा। तो दिस इज आपको एवीजी में मिलेगा, पीएच कम, बाइकार्बोनेट कम, CO2 कम। नाउ कमिंग टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आपका पीएच बढ़ा हुआ होगा। प्राइमरी चेंज क्या होगा, आपका बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ होगा। एंड सेकेंडरी चेंज क्या होगा, CO2 बढ़ा हुआ होगा। इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पीएच कम होगा, इसमें CO2 बढ़ा हुआ होगा एंड बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ होगा। सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दोनों में ही बाइकार्ब भी बढ़ रहा है बट CO2 भी बढ़ रहा है। बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि पीएच किस में कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। वी विल सी हाउ टू अप्रोच, वी विल सी विद एग्जांपल्स। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में पीएच बढ़ा हुआ है, CO2 कम है, प्राइमरी चेंज वो है। सेकेंडरी चेंज है कि बाइकार्बोनेट कम है। ठीक है, ये हमने पढ़ा प्राइमरी चेंज एंड द कंपनसेशन। अब हम पढ़ते हैं कि कंपनसेशन कितना होना चाहिए। कि जब हम एक एबीजी देख रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी फुल्ली कंपनसेटेड कर रही है, पार्शली कंपनसेट कर रही है या फिर ओवर कंपनसेट कर रही है। तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि कितना कंपनसेशन होना चाहिए। कमिंग टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक मीन्स प्राइमरी डिसीज इज इन किडनी एंड कंपनसेशन विल कम थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मीन्स आपका बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है। तो अब आपका नया CO2 कितना होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है कि आपका चेंज इन CO2 विल बी इज इक्वल टू
0.75 इंटू चेंज इन बाइकार्बोनेट आयंस। जैसे कि सपोज आपका ABG में आपका नॉर्मल बाइकार्ब इज 24 बट आपका ABG में इट इज़ 30, तो डिफरेंस कितना हो गया 6 का। तो 0.75 इंटू 6 इज इक्वल टू 4.5। तो आपका चेंज इन CO2 विल बी 4.5, मतलब कि आपका नॉर्मल CO2 40 था एंड आपके नॉर्मल वैल्यू 40 प्लस 4.5 44.5 होनी चाहिए in metabolic alkalosis when compensation is coming through respiratory system. Same as in metabolic acidosis आपका बाइकार्बोनेट कम है तो आपका CO2 कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में इंक्रीज था, चेंज था, इसमें चेंज नहीं है, इसमें बस वैल्यू है। तो न्यू CO2 कितना होगा आपका? जितना कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू है प्लस 15। फॉर एग्जांपल आपका बाइकार्बोनेट का वैल्यू है 10, तो आपका नया CO2 कितना होगा? 10 प्लस 15 इज 25। तो आपका CO2 शुड बी अराउंड 25। सो दैट इज द कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आते हैं रेस्पिरेशन में। देखिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम विल कॉम्पनसेट वेरी क्विकली विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, बट ऐसा आपका रीनल सिस्टम कॉम्पनसेट नहीं कर पाता। रीनल सिस्टम टेक्स टाइम इन कॉम्पनसेटिंग। तो इसीलिए जब भी हमारे पास कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसमें हम देखते हैं कॉम्पनसेशन एक्यूट है या क्रॉनिक है। बिकॉज अगर वो एक्यूट है तो वैल्यूज़ डिफरेंट हैं एंड इफ़ इट्स क्रॉनिक देन वैल्यूज़ आर डिफरेंट। नाउ स्टार्टिंग विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर ये डिसीज़ 2 दिन के अंदर है, वील टेक अ टाइम ऑफ 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स के अंदर हुआ है देन किडनीज में कितना चेंज आएगा? किडनी आपका बाइकार्बोनेट कितना बढ़ाएगी? 0.1 इंटू राइज इन CO2। उसका मतलब क्या है? आपका हर एक मॉलिक्यूल जब CO2 का बढ़ेगा तब आपका 0.1 बाइकार्ब बढ़ेगा, या फिर जब आपके 10 मॉलिक्यूल बढ़ेंगे CO2 के तब आपका 1 बाइकार्ब बढ़ेगा। दैट इज़ द स्लो कॉम्पनसेशन बाय किडनी। अगर यही क्रॉनिक हो जाए, अगर यही क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाए तो मतलब कि आपका 1 CO2 पे 0.5 बाइकार्ब बढ़ेगा, या फिर आपका 10 CO2 पे जो पहले 1 बाइकार्ब बढ़ रहा था वो अब 4 बाइकार्ब बढ़ेगा, बिकॉज बॉडी का अब इमेंस रिस्पॉन्स आने लग गया आफ्टर 48 आवर्स। सेम विद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मीन्स CO2 कम हो गया। अगर ये डिसऑर्डर 48 आवर्स के अंदर है तो फिर फॉल इन CO2 इंटू 0.2, मतलब आपका एक फॉल इन CO2 के लिए आपका 2.2 बाइकार्ब कम होगा। मतलब आपका अगर 10 CO2 फॉल करेगा तो आपका 2 बाइकार्ब कम होगा। दैट इज एक्यूट। एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मीन्स अगर आपका 10 CO2 फॉल करेगा तब जाके आपका 4 बाइकार्ब कम होगा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला 1424, दैट्स हाउ वी रिमेंबर 1424। पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट है तो 10 CO2 राइज करने पे 1 बाइकार्ब बढ़ेगा। क्रॉनिक है तो 10 CO2 राइज करने पे आपका 4 बाइकार्ब बढ़ेगा। सिमिलरली इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अगर एक्यूट है तो आपका 10 CO2 फॉल करने पे 2 बाइकार्ब कम होगा, और अगर क्रॉनिक है तो 10 CO2 फॉल करने पे 4 बाइकार्ब कम होगा। दिस इज अ कॉम्पोजिशन क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नाउ कमिंग टू अप्रोच। अगर हमारे पास कोई ABG की रिपोर्ट आती है तो उसे अप्रोच कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द pH। pH क्या है? आपको pH से पता लगेगा कि बॉडी एसिडिक मीडियम में जा रही है एल्कलाइन मीडियम में, उसके बाद यू विल सी। अब एसिडिक मीडियम में जा रही है तो प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है पहले वो चेक करना है। उसके बाद कॉम्पनसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है, फुल कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली है, वो चेक करना है, या फिर कोई मिक्स्ड डिसऑर्डर तो नहीं है। विल सी विद एग्जांपल्स। नाउ कमिंग टू नंबर 1 एग्जांपल। pH is 7.54, PaCO2 is 21, bicarb is 21. So you can just pause this video, think it by yourself and then solve this, and then let's check कि आपका और मेरा रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया। जैसे कि अब इसकी pH हो गई है 7.54, तो मतलब pH इसकी बढ़ी हुई है, pH इज एल्कलाइन। तो एल्कलाइन कम होगा, या तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा या फिर CO2 कम होगा। CO2 कम हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज आवर प्राइमरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। pH आपका बढ़ रहा था, CO2 कम हो रहा है, CO2 का कम होना इज फेवरिंग एल्कलोसिस, तो आपका प्राइमरी इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। कॉम्पनसेशन विल कम बाय मेटाबॉलिक। अब हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो आपका कॉम्पनसेशन विल कम बाय रीनल। कितना? लेट्स एज्यूम कि दिस इज एक्यूट, तो डिक्रीज इन बाइकार्ब इज इक्वल टू 0.2 इंटू फॉल इन CO2। तो कितना हो गया? 0.2 इंटू फॉल इन CO2 कितना हो गया? 40 माइनस 21 इज इक्वल टू
इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 20 लगा लेती हूँ, तो 0.2 इंटू 20 इज इक्वल टू आपका बाइकार्ब में 4 का चेंज आना चाहिए। तो आपका बाइकार्ब 24 से अगर 20 तक आना चाहिए था, तो 20 तो इट इज ऑलमोस्ट कॉम्पनसेटेड प्राइमरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद कॉम्पनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये कब होगा? देखो, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मतलब कि CO2 बहुत बाहर निकल गया, तो आपका पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, बहुत गहरी गहरी सांसें भर रहा है। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स में हम बहुत गहरी गहरी सांसें भरते हैं, एंड दैट्स व्हेन वी लूज आवर CO2 एंड आवर बॉडी गोज इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नाउ लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल, pH 7.1, तो pH आपकी कम हो रही है, या तो PaCO2 बढ़ेगी या फिर बाइकार्ब कम होगा। PaCO2 तो आपका कम हो रहा है, बाइकार्ब आपका बढ़ रहा है, दिस इज प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमने क्या पढ़ा था प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कि बाइकार्ब प्लस 15 इज इक्वल टू न्यू CO2। तो बाइकार्ब कितना हो गया? 8 प्लस 15 कितना हो गया? 23। तो अगर आपके CO2 को 40 से रिड्यूस होकर 23 तक आ जाना चाहिए था, बट इट केम टू 20। तो इट इज़ फुल्ली कॉम्पनसेटेड प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कॉम्पनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब हम देखते हैं ये कब होगा। फॉर एग्जांपल ये कब होगा? या तो जब आपकी बॉडी में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, या फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, या फिर यूरेमिक एसिडोसिस, जिसमें कि आपके बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं एंड रेस्पिरेशन इज कमिंग फॉर कॉम्पनसेशन। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल, pH आपका कम हो रहा है, मतलब या तो CO2 बढ़ेगा या फिर बाइकार्ब कम होगा। आपका CO2 बढ़ रहा है और बाइकार्ब भी कम हो रहा है। अब ये बताइए ये क्या होंगे? ये है कि आपका CO2 बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो एसिडिक, आपका बाइकार्ब कम हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एसिडिक। इसमें तो मिक्स डिसऑर्डर हो गया, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड डिसऑर्डर। बट पता कैसे करेंगे कि प्राइमरी का सेकेंडरी क्या है? अब हम देखेंगे चेंज कितना है। चेंज है CO2 में 44 माइनस 40, चेंज है आपका 4 का, एंड बाइकार्ब में आप में चेंज है 10 यूनिट्स का। तो इट इज़ प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसने आपको कॉम्पनसेट तो किया नहीं है, सो प्राइमरी, लेकिन आपका बाइकार्ब रहेगा बिकॉज बाइकार्ब का चेंज वॉज मच मोर देन आपका CO2 का चेंज। नाउ कमिंग टू फोर्थ एग्जाम्पल, आपका pH 7.48 हो गया, pH आपका बढ़ गया है, CO2 आपका बढ़ गया है। अगर pH बढ़ गया तो या तो CO2 कम होना चाहिए था, फिर बाइकार्ब बढ़ना चाहिए था, आपका बाइकार्ब बढ़ गया है। दिस इज प्राइमरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब हमने क्या पढ़ा था प्राइमरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में कि चेंज इन CO2 विल बी 7.75 इंटू चेंज इन बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट में आपका चेंज हो गया 10 का, 34 माइनस 24, तो 7.75 इंटू 10 इज इक्वल टू 7.5। तो आपका नया CO2 कितना होना चाहिए? 40 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 47.5, इट इज़ ऑलमोस्ट 48। तो इट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद फुल्ली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू फिफ्थ एग्जाम्पल, आपका pH कम हो रहा है, तो या तो CO2 बढ़ेगा या फिर बाइकार्ब कम होगा। आपका CO2 बढ़ रहा है एंड बाइकार्ब भी बढ़ रहा है, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब किन लोगों में होगा? ये उन लोगों में होगा जो हाइपोवेंटिलेट करे, जैसे COPD हो गया, या पेशेंट को कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, पेशेंट ओबीज है, पेशेंट को काइफोस्कोलियोसिस है, पेशेंट का चेस्ट वॉल इतना मूव नहीं कर पा रहा, पेशेंट प्रॉपरली CO2 वॉश आउट नहीं कर पा रहा है, तो CO2 विल स्टार्ट गेटिंग रिटेन्ड इन बॉडी, तो CO2 बढ़ जाएगा, कॉम्पनसेशन विल कम फ्रॉम रीनल साइड। और हमने क्या पढ़ा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपका कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए? लेट्स एज्यूम कि वो अभी एक्यूट है, तो 0.1 इंटू चेंज इन CO2, तो कितना हो गया? 0.1 इंटू 80 माइनस 40 इज़ 40, तो 4 चेंज होना चाहिए बाइकार्बोनेट में, नॉर्मल इज 24, तो प्लस 4 28 है। तो दिस इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुल्ली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।
हम देखते हैं सिक्स एग्जाम्पल। pH आपका बढ़ रहा है, PeCO2 आपका कम हो रहा है, बायकार्ब आपका भी कम हो रहा है। तो एल्कलोसिस में या तो आपका CO2 कम होना चाहिए या फिर आपका बायकार्ब बढ़ना चाहिए। तो दिस इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम देखेंगे कॉम्पोजिशन कितना आया इसके अंदर। हमने क्या पढ़ा था, लेट्स सपोज इट इज़ एक्यूट, सो 0.2 इंटू चेंज इन CO2। चेंज इन CO2 आपका हो गया 40 - 22, सो 0.2 इंटू 18, ये हो गया आपका 3.6। सो चेंज शुड बी ऑफ 3.6, मतलब 24 - 3.6 रफली 20 आपको आना चाहिए, बट आपका बायकार्ब पहुंचा हुआ है 14। सो इट इज़ प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद ओवर कॉम्पनसेटिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Primary respiratory alkalosis with overcompensating metabolic acidosis. I hope this was clear. ये सारे एग्जाम्स आपको समझ में आ गए। यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियोज एंड कैन गो एंड थिंक बैक अगेन एंड कैन लुक एट द कॉम्पोजिशन एंड कैन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एनायन गैप। देखो हमारी बॉडी में इस गैप नाम की वैसे कोई चीज़ होती नहीं है। देयर इज़ नो गैप इन आवर बॉडी हैज़ बिन डेवलप्ड ब्यूटीफुली बाय द गॉड दैट देयर इज़ नो गैप। बट व्हाट इज दिस गैप दैट वी स्टडी। देखो हमारी बॉडी में एनायंस इज इक्वल टू कैटायंस, जितने एनायंस हैं उतने कैटायंस हैं हमारी बॉडी में। इसको मैं लिख सकती हूँ मेजर्ड एनायंस प्लस अनमेजर्ड एनायंस इज इक्वल टू मेजर्ड कैटायंस प्लस अनमेजर्ड कैटायंस। सही लिखा है, कुछ गलत तो लिखा नहीं है। अब इसी को हम थोड़ा शफल कर देंगे, इसको वहाँ भेज, इसको यहाँ आ गया। तो अनमेजर्ड एनायंस माइनस अनमेजर्ड कैटायंस इज इक्वल टू मेजर्ड कैटायंस माइनस मेजर्ड एनायंस। लिखने का ढंग दूसरा है। तो इसका मतलब जो मैं अपने फॉर्मूले में मेजर्ड कैटायंस यूज़ करती हूँ और मेजर्ड एनायंस यूज़ करती हूँ, दैट इज़ द एनायन गैप। सी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। देखो हमारी बॉडी में एनायंस इज इक्वल टू कैटायंस ही हैं, देयर इज़ नो गैप। जितने एनायंस हैं उतने ही कैटायंस हैं टू वर्क आवर बॉडी इन अ बैलेंस। बट हम जो अपने फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑल द एनायंस एंड ऑल द कैटायंस, बिकॉज देन देर आर सो मेनी एनायंस एंड कैटायंस दैट वी कैन नॉट यूज़ ऑल ऑफ देम, सो वी यूज़ फ्यू ऑफ देम। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है सोडियम माइनस, दिस इज द कैटायन, मेजर्ड कैटायन। कैटायन मीन्स दोज वर हैविंग प्लस चार्ज। तो सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, दिस इज एनायन। तो इसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी कैटायन है, देखो दिस ऑल इज सोडियम। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रावैस्कुलर मोस्ट कॉमन एनायन कैटायन इज सोडियम। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास कैटायन रह गए, हम उसको मेजर नहीं कर रहे, दोज आर अनमेजर्ड कैटायंस। और जो हमने एनायंस लिए हैं दैट आर बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास एनायंस रह गए जो हम नहीं मेजर कर, दैट इज अनमेजर्ड एनायन। तो इन दोनों के बीच का गैप इज नोन एज एनायन गैप। अब देखो अगर मैं देखो एनायन गैप हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जब आपका बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। इसका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एनायन गैप, बात समझो। देखो जब हमने बाइकार्बोनेट बाहर निकाल दिया, अगर मैं कहती हूँ कि बाइकार्बोनेट बाहर निकल गया बट उसकी जगह क्लोराइड बढ़ रहा है, तो बताइए क्या मेरा एनायन गैप चेंज होगा? मैंने इस डब्बे में से आम और सेब थे, आम को कम कर दिया, उसकी जगह सेब डाल दिए, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, गैप आपका उतना ही रहेगा। अगर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन क्लोराइड, इट इज़ नोन एज नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन फिर वही बात, अगर मैंने बाइकार्बोनेट निकाला एंड बाइकार्बोनेट की जगह आपका फॉस्फेट बढ़ गए, लैक्टेट बढ़ गया, सल्फेट बढ़ गए, कोई और एसिड बढ़ गया, तो आपका ये नया वैल्यू कम होकर आपका नया लेवल नीचे बन जाएगा, क्योंकि क्लोराइड उतना ही रहा, बाइकार्ब कम हो गया एंड अनमेजर्ड आपके एनाइंस बढ़ गए। तो इसका मतलब कि आपका एनायन गैप बढ़ गया, मतलब आपको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है, हैगमा। दिस इज द स्टडी, इट इज़ नैगमा और हैगमा। देखिए अगर आपका बाइकार्ब कम हो गया एंड उसकी जगह पे अगर आपका, देखिए दिस इज आपका एनायन गैप, अगर बाइकार्ब कम हुआ और उसकी जगह क्लोराइड आ गया, तो एनायन गैप विल रिमेन नॉर्मल, नोन एज नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑल्सो नोन एज हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बट अगर आपका एनायन गैप बढ़ गया, कैसे? क्योंकि आपका एक्यूमुलेशन कोई और चीज़ों का हो गया, सल्फेट्स, यूरेट्स, लैक्टेट्स, कीटोन्स, तो आप बोलोगे हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
एग्जांपल है, अगर लैक्टेट इकट्ठा हो रहा है इन लैक्टिक एसिडोसिस, इफ कीटोन्स आर गेटिंग एडेड इन कीटो एसिडोसिस, जैसे कि आप देखते हो इन सीपीडी के पेशेंट्स में यूरिमिक एसिडोसिस में सल्फेट्स यूरेट्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड एंड सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलेट्स आर गेटिंग एडेड, तो आपका एनायन गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा नैग्मा और हैग्मा। अब हम पढ़ते हैं डेल्टा डेल्टा रेशियो। व्हाट इज डेल्टा डेल्टा रेशियो, क्या है रेशियो? देखिए, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने ईबीजी करवाई, आपको दिख गया कि इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपका नेक्स्ट काम है उसका एनायन गैप चेक करना। आपने चेक किया तो वो हैग्मा आ गया, इट इज़ हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग द, एक एग्जांपल लो डीके का, आपके पास डीके का पेशेंट आया, आपने एनएस दिया, आरएल दिया, पेशेंट का आपने हैग्मा ठीक किया, बट आफ्टर अ फ्यू टाइम आप देखोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि पेशेंट का हैग्मा से बेटर होते होते पेशेंट विल एंटर इनटू नैग्मा। देखिए, डेल्टा डेल्टा रेशियो हम निकालते हैं देखने के लिए कि पेशेंट इज ओनली हैविंग हैग्मा प्लस नैग्मा और हैविंग हैग्मा प्लस मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। बात को समझिए, व्हाट इज डेल्टा डेल्टा रेशियो? दैट इज चेंज इन एनायन गैप अपॉन में चेंज इन बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, अब आपका एनायन गैप हो गया, एनायन गैप नॉर्मल इज 8 to 12, हम नॉर्मल 10 की रेंज में लेके चलते हैं। एनायन गैप इज 10 नॉर्मली एंड बाइकार्बोनेट 10 या 12 ले लो, तो जितना भी आपका इसको हम अभी के लिए 10 कर लेते हैं, तो जितना आपका एनायन गैप आया -10 एंड नॉर्मल 24 आपका बाइकार्ब होता है, दैट इज माइनस बाइकार्बोनेट का आयन। ठीक है, अब देखो, अगर आपका ये रेशियो मोर देन 2 है, मतलब क्या है इसका? मतलब कि आपका एनायन गैप में चेंज इज़ वे मोर देन आपका बाइकार्ब में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर एनायन गैप में चेंज होना चाहिए था तो इसका मतलब कि आपका बाइकार्बोनेट को भी कम होना चाहिए था। लेकिन अगर आपका इतना चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी इज गोइंग इनटू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए, इसका मतलब है कि एनायन गैप बढ़ गया, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, तो मतलब कि आपका बाइकार्ब कम हो रहा था और आपका एनायन गैप बढ़ रहा था। बट एनायन गैप तो बहुत बढ़ गया और बाइकार्ब इतना कम नहीं हुआ। कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाइकार्ब ज़्यादा है तो इसका मतलब कि पेशेंट को साथ में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है। एंड सपोज दिस रेशियो कम्स लेस देन 0.8, मतलब कि एनायन गैप का चेंज इज लेसर दैन चेंज इन बाइकार्ब, मतलब जितना बाइकार्ब में चेंज आया उससे काफ़ी कम एनायन गैप में चेंज आया। मतलब कि अगर बाइकार्ब कम होता तो मतलब पेशेंट को हैग्मा था, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू से एनायन गैप इज लेसर, मतलब कि पेशेंट हैज़ डेवलप्ड नैग्मा ऑल्सो। एंड इफ द वैल्यू रिमेन्स 1, इट मीन्स पेशेंट इज ओनली हैविंग हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड नथिंग एल्स। जितना आपका एनायन गैप में चेंज आया उतना ही आपका बाइकार्ब में चेंज आया, तो दैट इज इक्वल। लेकिन बाइकार्ब का चेंज वॉज लेस देन एनायन गैप, मतलब कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप कर रहा है, या फिर बाइकार्ब का चेंज इज मोर देन एनायन गैप का चेंज, मतलब कि पेशेंट इज ऑल्सो डेवलपिंग नैग्मा। ये तो हमने पढ़ा आफ्टर हैग्मा। हैग्मा के बाद अगर आपको चेक करना है डेल्टा डेल्टा रेशियो, इफ इट इज़ ओनली हैग्मा, हैग्मा प्लस नैग्मा और हैग्मा प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब हम बात करते हैं नैग्मा की, जो हमने पढ़ा था कि पेशेंट को नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मतलब कि पेशेंट बाइकार्बोनेट लूज कर रहा है बट क्लोराइड गेन कर रहा है। किसमें? सपोज डायरिया में आपका बाइकार्बोनेट लूज होते हैं। अगर आपको प्रॉक्सिमल या डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, मतलब कि आपका टीबी एसिड को बॉडी से नहीं निकाल पा रहा है, देन उसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। या फिर वो है, या फिर आपने पेशेंट का यूरेटर यूज़ किया है इन सिग्मोइडोस्टोमी, ऑन इन ऑल दिस कंडीशंस यू कैन डेवलप नैग्मा। अब आपको इसमें नेक्स्ट स्टेप देखो, हैग्मा के बाद द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज डेल्टा डेल्टा रेशियो, बट आफ्टर नैग्मा द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज कैलकुलेट यूरिनरी एनायन गैप। अब व्हाट इज दिस? दिस इज सेम एज सीरम एनायन गैप। देखो, measured cation plus unmeasured cations is equal to measured anion plus unmeasured anions, that is measured cations minus measured anions is equal to unmeasured anions minus unmeasured cations। लेकिन जो हम इसमें मेजर कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, बिकॉज आपके यूरिन का कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर सीरम कॉम्पोजिशन। सो इसमें हम जो लेते हैं, इसमें हम लेते हैं सोडियम
प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड। हमने सीरम में क्या लिया था, हमने सीरम में आपका वैल्यू ली थी सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, बट जो इसमें हम वैल्यू लेते हैं, इसमें हम लेते हैं सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिनरी एनायन गैप। हमें क्यों निकालना है, देखो हमें निकालना है देखने के लिए जो हमारा हाइपर क्लोरीमिक नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिड डेवलप हुआ है, दैट हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ रीनल कॉज और एक्स्ट्रा रीनल कॉज, ये चेक करने के लिए। अब हाउ डू वी चेक, by calculating anion gap in the urine. Normally in urine the anion gap is 0 or negative, क्योंकि देखो हमारी बॉडी ना DCT में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में अमोनियम निकाल रही होती है by secreting H+ combines with ammonia, तो हमारी बॉडी अमोनियम आयन निकालती है that combines with क्लोराइड, तो वो आपस में एक अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये हमारी बॉडी में काफ़ी हाई होता है जिससे कि हमारी बॉडी H+ आयन को सिक्रीट कर सके। तो नॉर्मली आवर यूरिनरी एनायन गैप इज़ नेगेटिव और 0, बट अगर हमारी बॉडी H+ सिक्रीट नहीं कर पाती है, अगर हमारी बॉडी H+ सिक्रीट नहीं कर पाती है, देन अमोनिया और अमोनियम विल नॉट बी फॉर्म्ड इन द यूरिन एंड क्लोराइड विल नॉट बी कमिंग with this, will not be forming a compound with this, and क्लोराइड की मात्रा हमारी यूरिन में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा यूरिनरी एनायन गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी किडनी H+ आयंस, प्रोटॉन्स आयंस, एसिडिक आयंस बाहर नहीं निकाल पा रही है एंड हमारी बॉडी एसिडिक बनती जा रही है। तो अगर हमारा यूरिनरी एनायन गैप कम्स पॉजिटिव, इसका मतलब जो हमारा नैग्मा है, नैग्मा इज़ बिकॉज ऑफ RTA। अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल RTA। बट नैग्मा, अगर आपका नैग्मा के देखो, नैग्मा के बाद यू हैव टू चेक यूरिनरी एनायन गैप। इफ़ इट कम्स पॉजिटिव, इसका मतलब कि द कॉज इज़ रीनल एंड नॉट एक्स्ट्रा रीनल, एंड इफ द यूरिनरी एनायन गैप्स कम नेगेटिव और 0, इसका मतलब कि देर इज सम एक्स्ट्रा रीनल कॉज ऑफ नैग्मा। सेम इन हैग्मा, आपको हैग्मा के बाद यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनायन गैप एंड बाइकार्बोनेट। So I hope this video helps you guys in understanding the concepts of anion gap, acid base balance. Thank you very much.